नमः संस्कृताय। मैं गीतिका कुमारी आप सभी लोगों का संस्कृत के इस गीतिका क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, पहले मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के तहत अव्ययी भाव समास पढ़ा चुकी हूँ और तत्पुरुष समास के मैंने विभक्ति तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष को भी मैंने पढ़ाया है। आज मैं आप लोगों को तत्पुरुष के तीसरे भेद द्विगु तत्पुरुष, नए समास चौथे और पांचवें में उपपद तत्पुरुष को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, द्विगु तत्पुरुष क्या है। तो इसकी परिभाषा में है कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा जिसके समाहार यानी समूह की प्रधानता हो, जिसमें समाहार की प्रधानता हो, द्विगु समास कहलाता है। बच्चों, द्विगु जो होता है वह प्रायः नपुंसक लिंग होता है और अकारांत द्विगु जो है समास वह स्त्रीलिंग भी होता है तथा उकारांत द्विगु विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। तो इसके स्त्रीलिंग होने पर अंत में जो है दीर्घ ई लगा होता है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, पंचवटी अर्थात इसमें देखिए पूर्व पद क्या है, पंच। चतुर्युगम, इसमें पूर्व पद क्या है, चतुर। त्रिभुजम, पूर्व पद क्या है, त्रि। तो यहाँ पंच चतु त्रि, यहाँ इसकी परिभाषा में ही कहा गया है कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पहले संख्या हो, संख्यावाची शब्द हो, पूर्व पद जो हो संख्यावाची हो और जो हो उसको विग्रह करने पर जो है समाहार का कि जिसमें प्रधानता होती है, समाहार यानी समूह। तो उत्तर पद है वटी, पूर्व पद है पंच। तो पंचानाम वटानाम समाहारः, यानी कि 5 वटों का समाहार। चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समाहार। त्रिभुजम, त्रयानाम भुजानाम समाहारः, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुजम। ठीक है, इसके और भी हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण। द्विमुखी, द्वयो मुखयो समाहारः, द्विमुखी द्वयो मुखयो समाहारः। द्वयो गवो समाहारः, द्विगु यानी कि 2 गायों का समाहार, द्विगु। त्रयानाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकी। त्रयानाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम। त्रयानाम पथानाम समाहारः, त्रिपथम, है ना। त्रयानाम नावानाम समाहारः, क्या हो गया, त्रिनावम। त्रयानाम फलानाम समाहारः, 3 फलों का समाहार, त्रिफला। चतुर्नाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम। चतुर्नाम पदानाम समाहारः, 4 पदों का समाहार, तो क्या होगा, चतुष्पदी। पंचानाम रात्रिनाम समाहारः, पंचरात्रम। पंचानाम पात्रानाम समाहारः, पंचपात्रम, 5 बर्तनों का समाहार, पंचपात्रम। पंचानाम गवाम समाहारः, पंचगवम या पंचगु। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ जो स्त्रीलिंग होते हैं उसके दीर्घ अंत में जो है दीर्घ इकार आता है, जैसे द्विमुखी, त्रिमुखी, त्रिलोकी, है ना। तो इस तरह से ये जो है स्त्रीलिंग जब रूप होता है इसका तो इसमें दीर्घ इकार लगता है द्विगु समास में, और जब इसमें म हलंत होता है तो वह नपुंसक लिंग होता है। तो इस तरह से आपने द्विगु समास देखा। अब चलिए द्विगु समास के बाद हम देखते हैं आपको नए समास। यह जो है तत्पुरुष समास का यह चौथा भेद है हमारा नए समास। नए तत्पुरुष समास यानी कि निषेध अर्थ है नए, यानी कि निषेध यानी कि नहीं के अर्थ में नए समास होता है। अर्थात नए समास नहीं के अर्थ में होता है यदि उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर हो
तो समास पद बनाने पर न का अन हो जाता है तथा बाद वाले स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। जैसे देखिए, न उचितम, इसमें पूर्व पद है न और उचितम उत्तर पद है। यहाँ कहा गया है कि उत्तर पद का पहला वर्ण यदि स्वर हो, तो यहाँ उचितम का उ क्या हो गया, स्वर है, और क्या हो गया, स्वर हो, और तो उसका समास पद बनाने में क्या होगा, यहाँ अगर स्वर है तो इस न का अन हो जाता है और तब उचितम के उ का इसमें उ लग जाता है, ह्रस्व उ, तो अनुचितम यानी जो उचित नहीं है। न आदि, यहाँ उत्तर पद का आज से शुरू हुआ है जो कि स्वर है, तो यहाँ भी न का अन हो जाएगा और आ का यहाँ आकार हो जाएगा। तो न आदि अर्थात अनादि, जो प्रारंभ में नहीं हो। आदि यानी शुरू और न आदि यानी जो शुरू में नहीं हो, जो प्रारंभ में नहीं हो। अब आइए कि यदि प्रथम वर्ण व्यंजन हो, यहाँ तो आपने देखा कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तब न का अन हो जाता है। अब देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो न का क्या होता है, अन नहीं होकर अ होता है। जैसे न सत्यम, तो क्या हो जाएगा, असत्यम, यहाँ से न गायब हो गया है। न पवित्रम यानी कि अपवित्रम। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरह से नए समास में यदि उत्तर पद स्वर वर्ण से शुरू हो तो न का अन हो जाता है और उस स्वर वर्ण की मात्रा उसमें लग जाती है, और यदि उत्तर पद व्यंजन वर्ण से शुरू हो तो न का अ लग जाता है। ठीक है। अब आप चलेंगे उपपद तत्पुरुष की ओर। उपपद तत्पुरुष जो होती है वह इस समास में उत्तर पद में कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है और उसके विग्रह करने पर क्रिया के बाद इति लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि पाठम करोति इति पाठकः, पाठम करोति, यहाँ करोति, धनम ददाति इति धनदः, यहाँ पे ददाति, विश्वम जयति इति विश्वजीत, यहाँ क्या हो गया, जयति, तो यहाँ करोति ददाति जयति, यह पूर्व पद पाठम है और उत्तर पद क्या है, क्रिया हो रही है, कोई ना कोई क्रिया है। तो और उसके बाद अंत में क्या लगता है, इति लगता है। तो जिस समास में उत्तर पद में कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है और उसके विग्रह करने पर क्रिया के बाद इति लगाते हैं, क्या होता है, वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पाठम करोति इति, पाठ करने वाला पाठका, धनम ददाति इति, धन देता है जो, वह धनदा, विश्वम जयति इति, विश्व को जीतता है जो, विश्वजीत। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके आज तत्पुरुष समास के विभक्ति कर्मधारय के बाद आज आपने देखा नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। तो इस तरह से तत्पुरुष समास खत्म होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे समास को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।